बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है और किस परीक्षा के लिए? बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए है। विषय हिंदी कक्षा 8वीं और इसमें आपका समय रहेगा 2.5 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 60 और निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखे जाए। तो देखिए बच्चों, आपको जो प्रश्न पत्र बता रहे हैं, ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा कब होने वाली है? 24 फरवरी को जो पेपर होने वाला हिंदी का पेपर, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसका बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ये प्रश्न आपके कैसे हैं? बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न नंबर 1, मुक्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? बताइए। यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, नब्ज टटोलना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वृद्धा माँ को ना देखकर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, पॉलिटिकल एजेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, जायदाद। इसके बाद चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से क्या संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अमृता देवी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर क्वेश्चन 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया वर्दे कविता के रचयिता हैं। देखिए, ये वर्दे कविता के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। कौन आ जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको ज्योतिषी कहते हैं। तो यहाँ पे खालिस्तान किया जाएगा ज्योतिषी, ज्योतिषी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8, वीर जन्नी पुरस्कार खालिस्तान को मिला। जो वीर जन्नी पुरस्कार किसको मिला था? तो श्रीमती टी सुब्रमण्यम किसको मिला था? तो यहाँ लिख देंगे टी सुब्रमण्यम। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान नाटक ने मोहन के जीवन में सत्य निष्ठा का अंकुर जमा किया। कौन से नाटक ने? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र नाटक ने। तो यहाँ पर खालिस्तान क्या लिख देंगे? हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपकार को मानने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा कृतज्ञ। क्या कहलाता है? कृतज्ञ। इसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। प्रश्न 11 क्या है? दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, आर्यभट्ट की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की? तो आप उत्तर बता देंगे, आर्यभट्ट ताड़पत्र पोथियों की खोज महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर बहुदास जी ने सन 1864 ईस्वी में की थी। यह आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? तो उत्तर हो जाएगा उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था? तो उत्तर बता देंगे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में नगर पद्मावती यानी वर्तमान में पवाया है नागवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? तो उत्तर आ जाएगा इसका, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा एनीमा टप, स्नान, मिट्टी की पट्टी, संतुलित भोजन और उपवास से करते थे। आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, द्विगु समास को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, द्विगु समास को किस प्रकार समझाएंगे? जिस पद में प्रथम पद संख्यावाचक विषय होता है वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन। ये आपके प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट एंड 2 अंक के प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 17, न यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है, ये क्या आशा है? क्या कह रहा है? ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशा है? तो उत्तर देखिए, इन पंक्तियों का आशा है कि हे शत्रुओं, तुम ये मत समझना कि हमारी धमनियों में बहने वाले रक्त की गति मंद पड़ गई है अथवा रक्त ठंडा हो गया है। आज भी आवश्यकता पड़ने पर हम देश के लिए खून का कतरा कतरा बहा सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए, महेश्वर के घाटों का वर्णन अपने शब्दों में करना, तो उत्तर हो जाएगा इसका, महेश्वर के घाटों पर प्रातःकाल और सायंकाल में लोग यहाँ की पवित्र जल वाली नर्मदा नदी में स्नान करते हैं
और जयकारा लगाते हैं। जय नर्मदे मैया। यहाँ पर मंदिरों में गूंजती घंटियों की ध्वनि मन को शीतलता प्रदान करती हैं। जब मंदिरों में आरती होती है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है तो संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यहाँ का वातावरण पवित्र है। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक मनोहारी है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों के दो मुहावरों निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे जननी रात और जग। जननी के दो पर्यायवाची माँ माता, रात के रात्रि निशा और जग के संसार जगत। यह आपका प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थीं जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया? तो देखिए इसका उत्तर, सालिम अली के मन में पक्षियों को जानने की बहुत इच्छा थी। वह पक्षियों के बारे में सीखना चाहते थे कि पक्षी का भोजन, आवास, प्रजनन और प्रव्रजन कैसे होता है। इन्हीं आंतरिक भावनाओं ने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। ये आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। जिला कलेक्टर मीन्स आपको जिलाधीश को एक पत्र लिखना है, जिसमें क्या लिखना है कि आपके क्षेत्र में जो लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, श्रीमान जिलाधीश महोदय भोपाल मध्य प्रदेश, जो भी स्थान है, विषय में लिख देंगे लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में। इसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय मैं भोपाल क्षेत्र का निवासी हूँ। यहाँ आसपास लाइट एंड साउंड की बहुत सी दुकानें, साथ ही अनेक बैंड वाले भी हैं। ये सभी दिन रात लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि करते रहते हैं। पास में ही एक अस्पताल है जिससे वहाँ मरीज परेशान रहते हैं। कृपया इस तेज ध्वनि से उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के आदेश संबंधित थाने के स्टाफ को करने का कष्ट करें। मैं आपका आगे आभारी रहूंगा। दिनांक लिख दिया और अपराधी का नाम। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो उत्तर देखिए, मध्य प्रदेश का गठन महाकौशल के 17 जिले, मध्य भारत के 16 जिले, विंध्य के 8 जिले, भोपाल राज्य के 2 जिले तथा राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज सब डिवीजन को सम्मिलित करके किया गया था। ये आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हुआ। और इसके बाद आपका प्रश्न 23 से 26 तक जो प्रश्न रहेंगे ये 5 अंक के रहेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। आपको जो ये पद्यांश दिया है इसका क्या लिखना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, भावार्थ लिखना है। देखिए, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को। ना इसका अर्थ यहाँ पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह सक लेंगे। रहे इंसान चुप कैसे चरण घात सहकर, जब उमड़ उठती धरा पर धूल तो लाचार सोई है। तो इसका आप प्रसंग और संदर्भ में क्या लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई से अवतरित है। इसके रचयिता रामकुमार चतुर्वेदी चंचल हैं। यहाँ पर चंचल आ जाएगा। इसके बाद प्रसंग में क्या लिखेंगे, कवि बताता है कि पद दलित धूल भी अपनी लाचार दशाओं में आघत होकर भी जमीन से ऊपर उठती है। भावार्थ में बता देंगे, कवि कहते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने सदैव ही संसार को शांति का संदेश दिया है तथा अहिंसा का उपदेश देकर मन, कर्म और वचन से सत्य का आचरण करने के लिए पूरे संसार को सलाह दी है। इसका यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि हम अहिंसा का आचरण अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे, और इसका यह अर्थ भी नहीं लगा लेना चाहिए कि हम नारीपन के लिए किए गए अपमान को सह लेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धरती पर पैरों की नीचे दबी कुचली धूल भी पैरों की ठोकर खाने पर आकाश में उमड़कर चारों ओर छा जाती है। वह यानी स्त्री रूपी धूल किसी वजह से अपनी लाचारी की दशा में अपनी शक्ति को पहचानती नहीं रही है। यह उसकी सुप्त अवस्था थी, अज्ञानता भी उसकी अशिक्षा है। इस प्रकार से जो आपका प्रश्न नंबर 23 था उसका उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 24, इसमें दिया है अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये जो आपका गद्यांश दिया अपठित गद्यांश को पढ़ना है और जो 5 प्रश्न दिए रहे हैं उनको उत्तर देना है। जैसे क्या है, कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस महल में वह जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। उसने उन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर से कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और बुरी तरह घबरा गया। वह उन कुत्तों पर झपटा, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। यह आपका अपठित गद्यांश था। इससे संबंधित 5 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को उत्तर देना था।
प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर के बारे में बात की गई है, तो आप उत्तर बता देंगे प्रस्तुत गद्यांश में कुत्ते के बारे में बात की गई। फिर दूसरा, भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया, तो उत्तर बता देंगे भटका हुआ कुत्ता कांच के विशाल महल में घुस गया। फिर नेक्स्ट है, कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया है, पंक्ति में विशेषण है, तो इसमें जो विशाल शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेषण। तो लिख देंगे उपयुक्त पंक्ति में विशाल शब्द विशेषण है। अगला प्रश्न है, घबरा गया मुहावरे का अर्थ क्या है, तो उत्तर बता देंगे घबरा गया मुहावरे का अर्थ है व्याकुल हो गया। फिर बेहोश शब्द में उपसर्ग बताइए, तो बेहोश शब्द में उपसर्ग जो है बे, तो यहाँ पे बे उपसर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा 24 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 जो है आपका गद्यांश है। इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए। गद्यांश क्या है, महर्षि परशुराम भारतवर्ष की चिरंतन सनातन परंपरा के भी सच्चे प्रतिनिधि हैं। विश्व का इतिहास साक्षी है कि दुष्ट शक्तियां जब सामूहिक स्तर पर अधिक शक्तिशाली हो उठती हैं और न्याय, नियम एवं समस्त मानवीय मूल्यों को उपेक्षित कर देती हैं तथा शास्त्र उन्हें रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तब शस्त्र शक्ति ही उनके अभिमान को नष्ट करके सुव्यवस्था बनाने में सक्षम सिद्ध होती है। परशुराम का शस्त्र प्रयोग मानव स्वभाव के इस सत्य को पहचानता है और परशुराम शास्त्र और शस्त्र के संतुलित प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से ये आपका गद्यांश दिया था। अब ये गद्यांश में आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है, तो संदर्भ लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के महर्षि परशुराम नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि दुष्ट शक्तियों के विनाश तथा मानवता की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का प्रयोग भी आवश्यक है। व्याख्या में क्या लिखेंगे, व्याख्या आपने जो गद्यांश पढ़े उसके आधार पर उसकी व्याख्या डिटेल में करना है। जैसे महर्षि परशुराम, व्याख्या में क्या लिख देंगे, महर्षि परशुराम सदियों से चली आ रही भारतवर्ष की प्राचीनतम परंपरा के एक सच्चे प्रतिनिधि हैं। संपूर्ण विश्व का इतिहास इसका गवाह है कि जब जब इस धरती पर दुष्ट एवं विनाशकारी शक्तियां संगठित होकर बहुत ताकतवर हो जाती हैं तथा धर्म, न्याय, नियम एवं समस्त मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करने लगती हैं और शास्त्र या धार्मिक ग्रंथ उन्हें रोकने में असफल हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में शस्त्रों की शक्ति ही उनके घमंड और बल को नष्ट करके इस समाज में सुचारू व्यवस्था स्थापित करती है। परशुराम ने हमेशा इसी उद्देश्य से मानवता की रक्षा के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा भी दी। महर्षि परशुराम का शक्ति बल और शस्त्र ज्ञान उन्हें अन्याय के खिलाफ होने वाले युद्धों में सदैव विजयी बनाता रहा है। वे शस्त्र और शास्त्र के संतुलित प्रयोग करते थे। इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिख देंगे, संदर्भ लिख दिए, प्रसंग लिखे और व्याख्या। 5 अंक का था। इसके बाद नेक्स्ट अगला और अंतिम प्रश्न रहेगा आपका पेपर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ 3 निबंध दिए हैं, कोई प्रिय खेल, कोई भी खेल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, जो भी आपका प्रिय खेल है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं, या आदर्श अध्यापक, जो आपके आदर्श अध्यापक होते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, या वृक्षों का महत्व। ये भी आपका 5 अंक का है, तो आपको 5 अंक लाइक का इसका शब्दों में लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 26 जो आप तैयार कर लेंगे। तो ये आपका प्रश्न पत्र था कब का, जो आपका हिंदी प्रश्न पत्र है जो बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाली, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र था। ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।